हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आई दृष्टि जो आँख वाली है, आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग अच्छे से देखिए। इसमें जो आज हम पढ़ाएंगे आप स्माइल योजना, इसके पहले मैं और पढ़ा चुका हूँ। स्माइल योजना मतलब 75 केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक क्षत्रिय योजना प्रतिपादित की गई है। स्माइल का पूर्ण रूप आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता है। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन से? पहला जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और दूसरा क्या है? भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना हेतु वर्ष 2025 से 26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट का आवंटित किया गया है। 12 अगस्त 2022 को स्माइल पहल का शुभारंभ की गई थी। कहाँ पर? ये दिल्ली में हुआ था। तो ये पूछेगा कि स्माइल जो 75 है ये कहाँ शुभारंभ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास उप योजना के कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। इसे ही स्माइल 75 पहल का नाम भी दिया गया है। स्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठन, एनजीओ तथा अन्य अधिकारियों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कोई या कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे। ठीक है। इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें जनगणना के अनुसार क्या है कि भिक्षावृत्ति से संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल 81,244 में है और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश 65,835 द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश बना है। मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद आपका आता है गति शक्ति विश्वविद्यालय। वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने तथा क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। 8 अगस्त 2022 को राज्य सभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है। बिल कब पारित किया गया? तो 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया था। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा आवश्यक की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया था। वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तन किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपका आता है यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय भी है। इसके बाद आपका आता है जगदीप धनखड़, ये अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति को बनाया गया है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है। अब ये देख लीजिएगा आपकी
6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था। उसमें 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य, जिसे कौन कौन से इसमें सदस्य शामिल होते हैं जो वोट देते हैं उपराष्ट्रपति को, जिसे राज्यसभा के, लोकसभा के और दोनों सदनों में मिलाकर निर्वाचन मंडल शामिल होते हैं। अब जैसे राज्यसभा के 233 निर्वाचन सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, अब दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचन मंडल में शामिल कुल सदस्य 788 थे। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया था। और जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए थे और वैसे वो 16वें थे। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनकी जन्म कब हुआ था? 18 मई 1951 को। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गांव किथाना, कहाँ? झुंझुनू जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसके बाद आपका आता है बुरहानपुर मतलब पहल, हर घर जल प्रमाणित जिला, ये क्या है? तो 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। इसके बाद आपका आता है मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। अब मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल मतलब हर घर जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश एमपी बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अब तक गोवा 2, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव के 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर का 1, पुडुचेरी 2, पंजाब के 33, तमिलनाडु के 1 हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिले के रूप में घोषित किया या किए जा चुके हैं। इसके बाद आपका आता है राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब और गुजरात, हरियाणा ने राज्य के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। वही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अब तक उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों को जलापूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए क्योंकि अब ज्यादा दिन समय नहीं बचा है। 14 मई को इसका एग्जाम है यूपी पीसीएस का, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसकी 2 से 3 बार वीडियो देखिए। गोवा जो है पहल हर घर जल का प्रमाणित राज्य है। 18 अगस्त 2022 को गोवा के देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव को पहल घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। गोवा एवं दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव के सभी जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों, गांवों आदि में नल पानी की आपूर्ति 100% किया जा चुका है। इसके बाद आपका आता है भारत नवाचार सूचकांक। यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछता है, सूचकांक से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस में, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अब इसमें नीति आयोग अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था। इसमें कहा है कि आपका
इन सूचकांक को निम्न दो आयामों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। पहला कौन है? इनबल्स, और दूसरा का है प्रदर्शन। अब इन्हें वर्ष में क्या क्या है? तो मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा एवं विधिक परिवेश। और प्रदर्शन में क्या है? तो ज्ञान निर्गत, और दूसरा का है ज्ञान प्रसार। इसमें क्या है कि आपका इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला कौन है? बड़े राज्य। अब बड़े राज्य में जैसे उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य। जैसे गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बड़े राज्यों में जैसे कर्नाटक आ गया, इसका 18.01 प्रथम स्थान पर, तथा छत्तीसगढ़ 10.97% 17वें स्थान पर बना है। अब भारत नवाचार सूचकांक बड़े राज्यों में कौन कौन से पहले स्थान पे हैं? तो बड़े राज्य में जैसे कर्नाटक पहले रैंक पे है, दूसरा तेलंगाना और तीसरा हरियाणा है। उसके बाद भारत का नवाचार सूचकांक में ये 2021 का सूचकांक है। इसमें 5 उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्य में पहले स्थान कौन है? तो मणिपुर है, उत्तराखंड है और मेघालय है। भारत का नवाचार सूचकांक 21 में शीर्ष में 5 केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य में कौन कौन से पहले स्थान पे है? इसमें जो पहला राज्य आपका है चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़ा राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 7वें स्थान पर है यह, जबकि पिछले वर्ष 9वें स्थान पर था, तो 2 अंक बढ़ा हुआ, कम हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यूपी वाला, उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना है? 51,255 रुपए 2019-20 के डाटा है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र विशेष रूप से चित्रकूट, बादा, हमीरपुर और जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वग्रामीण विकास हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ा गया है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसकी कुल जो अनुमानित लंबाई है 296.070 किलोमीटर है। इसका जो प्रारंभ है जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एक समाप्ति स्थान पर जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिले तथा चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरती है। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में से कौन कौन सी नदी है? तो बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और संगीर शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ज्ञातव्य है कि 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। इसके बाद आपका आता है NIRF इंडियन रैंकिंग्स 2022। इसमें क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत कब की गई थी? तो 29 सितंबर 2015 को शुरुआत की गई थी।
और प्रथम संस्करण इसमें अप्रैल 2016 को जारी किया गया था। जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की है। पहला स्थान कौन सा है? तो आईआईटी मद्रास चेन्नई में है, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, तीसरा आईआईटी बॉम्बे मुंबई में है और चौथा जो है आईआईटी दिल्ली में है, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत कौन सा रैंक है? तो 5, जिसमें पहला है कानपुर शहर। उसके बाद आपका आता है उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन कौन सा है? जैसे 5वें रैंक पर आईआईटी कानपुर, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, आईआईटी बीएचयू वाराणसी में, किंग्स जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपका आता है एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। देश में भूखमरी से निपटने एवं खाद्य सुरक्षा से सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि राज्य में इस अधिनियम के असमान कार्यान्वयन से एक ऐसी मानक रूपरेखा की आवश्यकता महसूस की गई है जो सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहलों की दक्षता एवं प्रभाव का मापन कर सके। यह जो एसडीजी 1 गरीबी की समाप्ति है, एसडीजी 2 में जो है आपका शून्य भूखमरी है, एसडीजी 3 जो है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण है, एसडीजी 5 में लैंगिक समानता है। यहाँ से क्वेश्चन एसडीजी से हर साल एक क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका सामान्य श्रेणी के राज्यों के शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक स्कोर है, जैसे उड़ीसा का जो है रैंक प्रथम पे है, उत्तर प्रदेश जो है दूसरे रैंक पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे रैंक पे है। अब अंतिम से 5 जो है गोवा है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद दिल्ली है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को तीनों श्रेणियों यथा शहरी क्षेत्रों हेतु डीबीटी नगद हस्तांतरण श्रेणी और अन्य क्षेत्रों के लिए गैर डीबीटी श्रेणी में शामिल किया गया है। विशेष श्रेणियों पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य तथा द्वीपीय क्षेत्र से संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक स्कोर है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो एनएफएसए 2013 प्रभावी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही है कि इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। उसके बाद आपका आता है 16वां राष्ट्रपति चुनाव। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मुझे किस आर्टिकल के तहत है? 54 संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
भारत राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आदेश नमूना। यह संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं सहित 17वें संविधान संशोधन 1952 से 1 जून 1995 से लागू के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल प्रमाणित मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया। भारत के नए राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें हैं और निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव संबंधित अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। पहला जो झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। दातव्य है कि द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि यशवंत सिन्हा विपक्षी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। द्रौपदी मुर्मू की कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ था। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अब 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यह संथाल जनजाति से है तथा जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनाने या बनने वाले पहली व्यक्ति हैं। प्रतिभा देव सिंह पाटिल के बाद यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64वीं वर्ष व्यक्ति हैं। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव 2022 राज्य विधानसभा और संसद के दोनों सदनों की निर्वाचन सदस्य के मान। इसमें दिया है कि जो संसद के सदस्य के प्रत्येक मतदान, जैसे लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 मतलब मिला के 776 और कुल मतों का वोट करके इसमें 76 का भाग दे देते हैं। तो ये नॉर्मली एग्जाम में पूछता नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पुल्लम पारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता या साक्षर पंचायत कहाँ शुरू की गई है। तो डीजी जो है पुल्लम पारा योजना की शुरुआत जो 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी। कहाँ पे? तो केरल सरकार। हाल ही में पुल्लम पारा को देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह की है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई है। देश का एकमात्र राज्य बन गया जो केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। केरल सवारी किया है। तो उल्लेखनीय है कि केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। यह किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। अग्निपथ एक नई रक्षा भर्ती योजना है।
14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना का नाम अग्निपथ है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से भी जाना जाता है। एक चर्चा में भी था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है। तो उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहेगी। ठीक है। और 4 वर्ष बाद सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए घोषित नौकरी और अन्य प्रोत्साहन भी है, जैसे गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा असम राइफल्स में भर्ती हेतु अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्रालय में भारतीय तटरक्षक बल रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अग्निवीरों के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके बाद आपका आता है भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा क्या है। तो नवंबर 2021 में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य इन ट्रेनों के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। इस योजना विषय वस्तु आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्र में संलग्न पेशेवरों की क्षमता शक्ति का लाभ उठाएगी। भारत गौरव ट्रेन मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें होगी। ये ट्रेन किसी विशेष स्टेशन से प्रारंभ होगी और ऐसे मार्ग से गुजरेगी जिसमें कई पर्यटक गंतव्य शामिल होंगे। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार ने एक पहल निकाली है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा जो है कोयम्बटूर उत्तर मतलब तमिलनाडु से साईनगर शिरडी मतलब महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया है और दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। ये जो मार्क लगाए हैं तो इसको आप लोग अच्छे देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट मार्क हम लगा दिए हैं और इसको हम अच्छे से पूरी वीडियो कंप्लीट पढ़ा भी देंगे। ठीक है। तो 21 मार्च 2023 को दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर राज्यों हेतु भारत गौरव ट्रेन को रवाना किया गया है। यह ट्रेन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा एवं मेघालय आच्छादित करेगी। जैसे पर्यटन से संबंधित अन्य योजनाएं कौन कौन सी, जिससे स्वदेश दर्शन योजना, ये योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी, 2014-15 में। इसके बाद प्रसाद योजना 2015 में ये भी चालू किए गए थे। देखो अपना देश पहल 2020 में। NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई लगभग 63.72 लाख किमी है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है।
इसके बाद आपका आता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21 और 22। इसमें का ये जो सूचकांक है आपका चौथा संस्करण है। इसमें जो मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े हैं, अनुपालन है, शिक्षण और क्षमता, खाद्य परीक्षा आधारभूत संरचना है, उसका उपभोक्ता सशक्तिकरण है। इसमें का इस सूचकांक के अंतर्गत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के निम्न 3 श्रेणी में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल प्रांतांकों के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्य कौन से, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश है। बड़े राज्यों की बिहार में 16वें अंक स्थान प्राप्त है, वहीं जबकि अंतिम स्थान पर 17वें पर आंध्र प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश हमारा कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश जो है इस सूचकांक में कुल 54.5 अंकों के साथ 8वें स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 छोटे राज्य कौन कौन से, तो गोवा, मणिपुर और सिक्किम है। छोटे राज्य में जैसे जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़। इस श्रेणी में कुछ 16 अंकों के साथ लक्षद्वीप जो है अंतिम 8वें स्थान पर है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार पोस्ट कर सकते हैं या तो दौड़ा के इसको देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग, ठीक है। हम एयर स्पोर्ट्स प्रमुख भारतीय खिलाड़ी क्या है, तो श्रुति शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला रूप में जाना जाता है। सुश्री राहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला है। उपयुक्त दोनों स्काई डाइवर्स पद्मश्री अवार्ड से भी विजेता हैं। ब्लू ड्यूक सिक्किम के राज्य तितली, ये क्या है, तो तितलियां जो है प्राकृतिक संरक्षण दूत है और ये एक महत्वपूर्ण जैविक संकेतक जो हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रकट करती है। सिक्किम में राज्य के नागरिकों के बीच तितलियों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु का उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण विभाग सिक्किम सरकार ने तितली की 2 प्रजातियों की राज्य तितली के रूप में घोषित करने हेतु नामित किया गया है। पहला का ब्लू ड्यूक, दूसरा पिछड़ा पीकॉक। उसके बाद आपका 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। तो सिक्किम में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछने की ज्यादा चांस है। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 उप प्रजातियां हिमालयन ब्लू ड्यूक वैज्ञानिक नाम है तथा स्लेंडिन ब्लू ड्यूक वैज्ञानिक नाम है। हिमालय ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित है। स्लेडियन ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में संरक्षित है। जैसे आपका है राज्य में तितली का नाम महाराष्ट्र ब्लू मारमान, तमिलनाडु में तमिल येमेन, उत्तराखंड में कॉमन पीकॉक, कर्नाटक में है सह्याद्री वर्डविक, केरल में है मालाबार बैंडेड पीकॉक या बुद्धा मयूर, अरुणाचल प्रदेश में कैसर हिंद है, गोवा में मालाबार ट्री निफ्ट है। इसके बाद आपका आता है दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है। दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया था। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। केरल स्थित कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला
विश्व का पहला हवाई अड्डा है। ज्ञातव्य है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल पर के तहत निर्मित भारत का हवाई अड्डा है। इसके बाद आपका आता है नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित। ये क्या है? तो 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद आपका आता है 6 गांवों की स्थिति में असम प्राप्त नहीं हो सकी, अतः अगर एक गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो उसके पास रहेंगे। अब इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भारत का जापान है 2020-21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फेमुआ किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। श्री किशिदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 आयोजित किया गया है। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। वर्ष 2023 में जहां भारत G20 अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 में 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच से 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापक समझौता को लागू किया है। इसके बाद आपका आता है भूटान और भारत। 3-5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग है। उल्लेखनीय है कि भूटान ने भारत के सहयोग से मांगछेदु जल विद्युत परियोजना क्षमता 720 मेगावाट का निर्माण किया गया है। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसके बाद आपका आता है भारत और इटली। 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत यात्रा पर आया था। इसके बाद आपका आता है भारत और जर्मनी। 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया था। इसके बाद आपका आता है भारत और मिस्र।
24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत के राजकीय यात्रा संपन्न की है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु 1 सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत की 14वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। यह पहल अवसर जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। इसके बाद फिर आता है भारत और बांग्लादेश के बीच 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। संघ यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा किया था। भारत और बांग्लादेश के मैत्री पाइपलाइन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल के माध्यम से भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला जो है सितंबर 2018 में रखी गई थी। इस पाइपलाइन की लंबाई कितना था? 131.57 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय, जो अभी ये हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, ये दूसरा है आपका, ठीक है। इसमें टाइम्स 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 100 2023 में जो चर्चित हैं, जैसे देखिए आप 13 अप्रैल 2023 को टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची का जो है 20वां संस्करण भी है और वर्ष 2023 का टाइम्स 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणी तथा कलाकार, परिवर्तक, असाधारण व्यक्ति, नेता, ऑनलाइन तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। फिनलैंड नाटो मतलब का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। इस संधि को वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बन गया है। यहाँ क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए। इसके पूर्व उत्तरी मेडिसोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना था। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो का मुख्यालय अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त की गई है। इसके बाद विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, इसको कौन जारी करता है? तो 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है। यह विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास संसाधन नेटवर्क का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्न रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का 6 कारणों पर आधारित है। पहला जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है सामाजिक अवलंबन, तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा आपका जीवन में बिल्कुल चुनने की स्वतंत्रता,
पांचवा आपका है उदारता, छठवां है भ्रष्टाचार बोध। इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों के रैंक प्रदान की गई है, जो WHR 2023 में रैंकिंग हेतु 2020 से वर्ष 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष की गैलप वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया गया है। इसमें WHR में जो 2023 में भारत को 126वां स्थान स्कोर प्राप्त हुआ है और 2022 में 136वें स्थान पर था। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थान सूची में 2023 में शामिल किया गया है। इसको लद्दाख के मयूरभंज जिले 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले को भी शामिल किया गया है। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए एक विश्व सर्वश्रेष्ठ स्थल है। मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 14 मार्च 2023 का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान पहला रैंक मिला, दूसरा पे बुर्किना फासो, तीसरा है आपका सोमालिया। ये ऊपर से जो यहाँ के सबसे ज्यादा यहाँ आतंकवाद के सर्वाधिक प्रभाव मिले हैं। उसके बाद आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान में से जो ब्रिक्स में शामिल हुए कौन स्थान पर? जैसे ब्राजील 85वें, रसिया 45 पे, भारत 13 पे है। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। भारत विश्व में सशस्त्र का सबसे बड़ा आयातक है। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 अकादमी पुरस्कार, जिन्होंने ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, 16 मई 2029 को द हॉलीवुड रूसवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। तो 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 95 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार से विजेता की गई घोषित की गई है। यह आप लोग पोज करके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका था लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। ये क्या है? तो विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसका चौथा संस्करण था, तो 16वां। उसके बाद सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन से? तो पहले स्थान पे आपका है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। इसके बाद आपका आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। यहाँ क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है यूपीपीसीएस, तो इसको अच्छे से देखिएगा। और 14 मई को एग्जाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप लोग रात दिन एक करके पढ़ते रहिए। इस समय बस रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए। आप नोट्स, करंट अफेयर्स लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपका
यहाँ से पूछेगा। और एक सीरीज से जो है आपका लगभग लगभग यहीं से करंट मिल जाएगा आपको, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक का चौथा संस्करण था, 29वां संस्करण था। भारत, ब्राजील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल की गई है। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्कोर जो है 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल किया गया है। अब भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM4C में शामिल किया गया है। वर्तमान में IM4C के 47 सदस्य हैं। वर्तमान में AIM4C पहल ने वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन ली सेंटर द्वारा वर्ष 2012 में जारी किया गया है। 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 शीर्ष 3 देश हैं। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे फ्रांस है। इसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग। ये है सूचकांक, इसका संस्करण जो 29वां संस्करण है। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत और ब्राजील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत जो है 131वें स्थान पर है। इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया गया है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतों के आधार पर अब 50 देशों के बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन किया गया है। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है और वार्षिक रूप से जारी किए गए जाने वाले इस सूचकांक का 11वां संस्करण भी है। जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 का, इसमें 3 देश प्रथम स्थान पर है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अंतिम 3 देश में कौन कौन से पहले स्थान पे है इसमें, तो वेनेजुएला, रूस, ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत जो है 42वें स्थान पर है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, तो इसमें जो आपका है सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश कौन से, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन कौन से हैं, सोमालिया, सीरिया और सूडान। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का
40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वही ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका 72वें, ब्राजील 94, रसिया 137 और चीन 65वें स्थान पर है। तो भारत 85वें स्थान पर। आगे भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। तो 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसमें भारत ने आयरलैंड से वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसके बाद आपका आता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के मेजर फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2022 जारी किया गया है। इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण भी है। स्विट्जरलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। IIFI 2022 से 10 वाणिज्य एशियाई देश में कौन? सिंगापुर, तिमोर लिस्ते, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत, जो विश्व रैंक पे भारत का 112वें स्थान पर है। इसके बाद आपका था ईरान, CSW से बाहर। ये क्या है? तो महिला की स्थिति का एक आयोग है। कमीशन ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन, मतलब लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र 45वां सदस्य राष्ट्र किसी एक सदस्य पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। भारत भी CSW का सदस्य है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2025 तक भी है। 14 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। CSW ईरान का कार्यकाल वर्ष 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था। इसके बाद आपका आता है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022। इसमें 8 दिसंबर 2022 को IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिशन सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 जारी किया गया। इसका चौथा संस्करण है, तो 9वां संस्करण है ये। और इसमें क्या है कि शीर्ष 3 देश कौन कौन से ऊपर से, तो जैसे स्विट्जरलैंड, स्वीडन है, आइसलैंड है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सम्मिलित 63 देशों की सूची में भारत ने 52 स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की है। अन्य विजेता कौन से? हीरोज ऑफ द ईयर, द वुमेन ऑफ ईरान। फोर्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं में सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी शीर्ष पर है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड दूसरे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। सूची में जहां USA की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्ष शक्तिशाली महिला है, वही USA की ही नैन्सी पेलोसी सबसे
उम्र दराज 82 वर्ष शक्तिशाली महिला है। इसमें समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फोर्स सूची में शामिल प्रमुख महिलाएं 2022 में, जैसे मैरी वर्रा कहाँ की है, अमेरिका के, सीईओ जनरल मोटर्स पद पर हैं। इसके बाद आपको क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये कहाँ के हैं, तो बुल्गारिया के हैं, एक प्रबंधक निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पद पर हैं। साई इंगवेन ये ताइवान के हैं, ताइवान की राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 2022 की BBC। इस वर्ष के संस्करण की थीम है प्रगति। यह सूची का 10वां संस्करण भी है। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं प्रियंका चोपड़ा, श्रीषा बांदला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, स्नेहा जावले सामाजिक कार्य करती हैं तथा गीतांजलि श्री लेखिका को भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022, इसमें का EIU के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क के रैंक 1 विश्व में रहने वाले सबसे महंगे शहर भी हैं। अब बेंगलुरु, चेन्नई एवं अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूची में किया गया है। 172 शहरों की रैंकिंग भारतीय शहरों के स्थान कौन सा है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, चेन्नई तमिलनाडु और अहमदाबाद गुजरात। इसकी रैंक जो 161, 164 और 165 है। इसके बाद भारत GPIAI के अध्यक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI के शिखर सम्मेलन क्या क्या है। इसमें जो पहला शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2020 कनाडा और मॉन्ट्रियल में है। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2021 में पेरिस और फ्रांस में हुआ था। और तीसरा शिखर सम्मेलन 21 नवंबर 2022 टोक्यो जापान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPI अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति का 20%। 14 सितंबर 2022 COP27 के दौरान जनमन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक का 18वां संस्करण भी है। CCPI के जो शीर्ष देश हैं कौन कौन से, डेनमार्क, स्वीडन और चिली है। अब ब्रिक्स देशों की स्थिति में रैंक पे भारत है, उसके बाद ब्राजील है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के भारत को 8वां स्थान स्कोर हुआ है और भारत वर्ष 2022 की रिपोर्ट में 10वें स्थान पर था। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणी में भारत का प्रदर्शन नियमित है। एक साइड श्रेणी स्कोर, रैंक और समग्र रेटिंग। जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 9वीं रैंक उच्च पे है, नवीकरणीय ऊर्जा 24 उच्च पे है, ऊर्जा उपयोग 24 पे है और जलवायु नीति ये मध्यम पे है। ठीक है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 GTCI 2022 में 133 देशों में शामिल किया गया है, जबकि अंतिम 5 स्थानों पर 133वें, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 132वें, इथियोपिया 131वें, अंगोला 130वें और माली 129वें स्थान पर है। वहीं भारत की जो स्थिति है आपका 101वें रैंक पर है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022, इसमें नवीनतम सूचकांक में भारत ने 86वें स्थान स्कोर किया है
जबकि 2021 में 82वां स्थान प्राप्त किया था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 इसका 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतों के आधार पर किया गया है। पहला जो है डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे और तीसरा है फिनलैंड। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 69वां स्थान पर है, वहीं श्रीलंका 74 स्थान पर है। भारत जो है 77वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भी भारत जो है 9वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया है। यह सूचकांक का 17वां वार्षिक संस्करण भी है, जबकि 5 देश जो है आपका मध्य अफ्रीका गणराज्य, 4 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, यमन भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुबलापन के सर्वाधिक मामले पर 19.3% रद्द की गई है। अब ब्रिक्स देशों की स्थिति में जैसे ब्राजील, उसके बाद रूस 28वें स्थान, भारत के 107वें रैंक पर है। यमन जो है 121वें स्थान पर, अंतिम से 5 देश। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अब भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति में प्रदर्शित बना हुआ है। इसके बाद क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, बस थोड़ा यही देख लीजिए। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन मुख्य 100वें समग्र स्कोर रैंक पहला पे है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये दूसरे रैंक पर है। अब विश्वविद्यालय के जो संस्थान है इसमें पहले स्थान पर आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र है, दूसरे पर आईआईटी दिल्ली नई दिल्ली में, और तीसरा जो है आईआईएससी बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके बाद टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023, इसका जो है समग्र रैंकिंग में यूएसए के सर्वाधिक 177 देश विश्वविद्यालय शामिल है। इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान काबिज हुआ है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है, और शीर्ष 300 विश्वविद्यालय सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। इसके बाद आपका आता है नोबेल पुरस्कार 2022। तो दोस्तों अब यहीं ये वीडियो खत्म करने जा रहे हैं। अब अगले पार्ट में अगला वीडियो नोबेल पुरस्कार पढ़ाएंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।